नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज विद। मैं हूं परवीन सिंह। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारकर विपक्ष को चौंका दिया। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा है। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं राजनाथ सिंह का दावा है कि इंडी गठबंधन की कई और पार्टियों के नेताओं से उनकी बात हो चुकी है जो राधाकृष्णन के समर्थन में है, जिससे इंडी गठबंधन की टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है। टेंशन तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की बढ़ा रखी है, जिसकी वजह से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं संसद के मानसून सत्र में भी ईसी और एसआईआर को लेकर हंगामा जारी है। संसद में विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरते हुए वोट चोर, गद्दी चोर जैसे नारे लगाए और सदन में तांडव मचाया। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधाकृष्णन के नाम का ऐलान करके डॉक्टर साहब, क्या मोदी ने एक बहुत बड़ा दांव चला है? देखिए, दांव ऐसा है कि राहुल गांधी 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। मतलब वो जो मुहावरा है उसका मैं बता रहा हूं, उसका लिटिल मीनिंग मत लगाइएगा। कारण आपने एक ओबीसी उम्मीदवार दिया, आपने तमिलनाडु से ऐसा उम्मीदवार दिया, आपने एक ऐसा उम्मीदवार दिया कि जिसके ऊपर राजनाथ सिंह ये दाव मार रहे हैं कि विपक्ष की कई सारी पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। मतलब बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। 423 और 313 ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दोनों के वोट में। 100 से ज्यादा मोदी तो जीत ही रहे हैं कि जिनका नाम फाइनल होगा वो बन जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे? ये बात हम लोग और राजीव शुरू से कहते आ रहे हैं कि 100 जूता और 100 प्याज, हारेंगे भी और बेइज्जत भी होंगे। कैसे? क्योंकि टारगेट ये होना था, ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की, कि भाई हम लड़ेंगे, करेंगे। लड़ेंगे क्यों? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तथास्तु, विचारधारा की लड़ाई लड़नी लो। 16 साल से जो व्यक्ति संघ, बीजेपी, जनसंघ और हार्डकोर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कि जिसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पे कोई सवाल ही नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति तमिलनाडु में 40 साल से पॉलिटिकली एक्टिव है। एक ऐसा व्यक्ति, इस बात को मैं बार बार इस चीज को समझिए कि एक ऐसा पॉलिटिशियन एक ऐसे राज्य में एक ऐसी पार्टी के साथ 40 साल से है जिसके बारे में उसको मालूम है कि उसकी सरकार कभी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी वो उस पार्टी के साथ है। तो वो पार्टी सत्ता और मंत्री बनने के लिए नहीं, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है। अब आपने कितना आइडियोलॉजिकली कमिटेड व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया, तो राहुल गांधी को तो सामने आना चाहिए कि भाई हम लड़ेंगे। लेकिन लड़ोगे भाई कैसे? यही तो राजनीति है जो राहुल गांधी के पल्ले नहीं पड़ती। अब डीएमके कह रहा है कि भाई ऐसा है, अब एक तमिलियन को तुमने खड़ा कर दिया तो अब तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम किसी और को वोट करें। आपको दूसरा तमिलियन खड़ा करोगे तब तो, अदरवाइज हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी लोग बातचीत करते नहीं करते, वाईएसआरसीपी वाले जो है वो रेड्डी साहब आगे बात हम करेंगे, इनका समर्थन हो गया। तो आप देखिए, डीएमके भी गया, वाईआरसीपी भी गया, ये 313 से घट रहा है। ये पार्टियां समर्थन इधर नहीं दे रही है, संख्या घट रही है। तो जो राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा करने वाले लोग हैं, ये 313 से घट के 250 हो जाएगा तो राहुल गांधी मुंह दिखाने लायक बचेंगे क्या? तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि देखो ऐसा है, किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी को खड़ा करो। वो नॉन पॉलिटिकल नहीं कह रही, वो ये कह रही है कि कांग्रेस का नहीं हो, कांग्रेस के बाहर का आदमी को खड़ा करो। केजरीवाल भी करेगा। अभी देखते जाइए, अभी बहुत सारे लोग जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग हो जाएंगी और रिजल्ट आएगा। जीत तो अभी से है,
राधा कृष्णन साहब भारत के नए उपराष्ट्रपति तो बन चुके, बस फॉर्मेलिटीज बाकी है, लेकिन किस बेइज्जती के साथ ये लोग हारेंगे बस यही तय होना बाकी है। बिल्कुल। राधा कृष्णन के ऐलान के साथ क्या विपक्ष के सभी समीकरण राजीव सर बिगड़ चुके हैं? देखिए, बिगड़े हुए तो थे ही, अब कैसे बिगड़ेंगे ये लोग ये तय करें। जैसे ये लोग मुद्दे उठाता है स्पीकर के चुनाव में कि स्पीकर होना चाहिए निष्पक्ष, कैसे होगा? अगर तुम स्पीकर पद के चुनाव की गरिमा को नहीं समझते, अगर ये नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे पास संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं है तो हम सरेंडर कर दे, समर्थन कर दे। नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या है तो उन्होंने जो स्पीकर बनाया हम उसके ऊपर समर्थन कर देते हैं, वो हमारा भी समर्थन है, इसलिए हमारे समर्थन से भी वो स्पीकर बने हैं। अब तो नहीं कह सकते क्योंकि स्पीकर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तुमने उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया और उसके बाद सरेंडर कर दिए वॉइस वोटिंग करवा के। अब यहां राज्यसभा के चेयरपर्सन की बात है जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर पिछले दिनों से जगदीप धनखड़ का विरोध करते रहे, फिर कॉन्स्पिरेसी हुई, क्या क्या स्थितियां पैदा हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन इसके बावजूद अब कहते हो नहीं नहीं, एक निष्पक्ष व्यक्ति को होना चाहिए उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का चेयरपर्सन हो। अब ऐसे में निष्पक्ष व्यक्ति कैसे होगा जब उसे हराने के लिए तुमने सारे तिकड़म भिड़ा लिए, तो फिर उसने निष्पक्षता की बात क्यों करते हो? वो तो उस कुर्सी पर बैठेंगे, उनके अपने ये जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कारण तुम्हारी बातें सुन भी ली जाती है, लेकिन सुनना भी नहीं चाहिए कि ये हमें हराने के लिए सारे तिकड़म कर लिए और उसके बाद हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि हम जो जो करें वही वो अप्रूव कर दें। तो ये स्थितियां तो पैदा होती है, लेकिन अभी जो स्थितियां पीएम मोदी ने पैदा की, ये कहा जाता है मास्टर स्ट्रोक के बाद हर स्ट्रोक लगता है कि उनका मास्टर स्ट्रोक ही होता है जी। अगर वो तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर के बदले किसी और जगह के गवर्नर को भी बनाते तो भी यही स्थितियां पैदा होती, लेकिन अभी स्थितियां ऐसी पैदा हो गई है कि केवल स्टेट की बात नहीं है, साउथ नॉर्थ भी हो गया। अब तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तो डीएमके ने चैलेंज कर दिया और चैलेंज ऐसा किया जिसके कारण राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई। पहले वो डिमांड तमिलियन की और दूसरी बात उन्होंने दो नाम भी सुझा दिए कि देखो भाई एक अन्नादुरई हैं, उनको बना दो। वो पहले वैज्ञानिक थे इसरो में, लेकिन वो हैं कौन? अभी 5 साल से तमिलनाडु की सरकार के साथ डीएमके के साथ काम कर रहे हैं। दूसरे हैं ये तिरुचि शिवा को बना दो, हमारे सांसद है डीएमके का सांसद, उनको बना दो। ये भी तमिलनाडु से हैं, तो उनको बना दोगे तो दूसरे स्टेट वाले कहेंगे कि हमारे स्टेट से क्यों नहीं। उसने सिर्फ ये डिमांड नहीं किया कि तमिलनाडु का होना चाहिए, उसने डिमांड किया तमिलनाडु में हमारी पार्टी का भी होना चाहिए। अब इधर संजय राउत कह रहे हैं नहीं बहुत बेहतर व्यक्ति हैं और इनके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा इज्जत रही है तो हम इनका सपोर्ट करते हैं। शुभकामना एनडीए के उम्मीदवार को दी जा रही है यूबीटी की तरफ से। अब दूसरे तरफ शरद पवार ये भी शुभकामना के साथ साथ सपोर्ट ही करेंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया नन पॉलिटिकल होना चाहिए, तो नन पॉलिटिकल ढूंढ के लाओ। ऐसे इन लोगों के बीच बातचीत चल रही थी एक उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। अभी समस्याएं चल रही है, लेकिन एसवाई कुरैशी का नाम आ रहा था। ये इंडी अलायंस के बीच कुछ फुसफुसाहट रही कि एसवाई कुरैशी को ले आओ। हालांकि उनके नाम पर चर्चा में कुछ सवाल भी उठे कि अगर ले आओगे तो चुनाव आयुक्त रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठेगा, उसका जवाब पहले से तैयार रखो कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहा तुम्हारे समय में उसको तुम आज उपराष्ट्रपति बना रहे हो। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार ले आओ, ऐसा उम्मीदवार लाओ जिससे ममता बनर्जी या फिर कोई भी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां इनके साथ अगर कांग्रेस के उस नाम का विरोध न कर सकें। लेकिन ऐसा होगा अभी और पार्टियां आएगी, क्योंकि इंडी अलायंस की बैठक के बाद भी ये केजरीवाल मानने वाले नहीं हैं, दूसरी छोटी पार्टियां मानने वाली नहीं हैं, यहां तक कि वामपंथी पार्टियां भी कह रही है। वाईएसआरसीपी तो इंडी अलायंस में नहीं है, समर्थन डायरेक्ट दे दिया। अब उधर तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना में इतना चिढ़े हुए हैं केसीआर, आजकल कांग्रेस के नेता और उनके नेताओं के बीच जो केस मुकदमा चल रहा है वो तो इनको समर्थन नहीं करेंगे, एनडीए को ही समर्थन करेंगे। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद लोकसभा में तो है नहीं, और राज्यसभा सांसद हैं वो सब एनडीए को समर्थन करेंगे। और दूसरी छोटी पार्टियां
कई ऐसी पार्टियां हैं जिसको लगता है कि इसमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत क्या है, इंडिया अलायंस के साथ रह के अपनी बेइज्जती क्यों कराए। तो राहुल गांधी के कंफ्यूजन को और कंफ्यूजन में तब्दील किया जाएगा। और अभी 2-3 दिन पहले शायद नाम की घोषणा इसलिए की गई कि 2-3 दिन में इनकी फजीहत करवाओ, और उसके बाद राजनाथ सिंह अगर बात कर रहे हैं तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से ही बात की है जी कि आप भाई सहमति दो और नहीं तो लड़ाओगे तो और बड़ी बेइज्जती होगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर तो विपक्ष जो है वो पूरा बिखरा हुआ और जो एकजुटता का दावा कर रहा था उसकी पोल पट्टी खुल गई। लेकिन एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर एक ही मंच पर नजर आए अखिलेश यादव, टीएमसी, कांग्रेस। वो क्या है? देखिए, इन लोगों की मति मारी गई है। जिस तरीके से धनखड़ साहब को इन्होंने धमकी दी जी इम्पीचमेंट का, धनखड़ साहब डर गए, उसके बाद से उनका रुख बदल गया। एक नई धमकी दी गई कि इलेक्शन कमिश्नर को जो है उसको बाकायदा इम्पीच किया जाएगा। भाई, संख्या है तुम्हारे पास, किसको धमकी दी जा रही है, किसको डराया जा रहा है? क्योंकि कल जो मेन मुद्दा रहा वो मुद्दा ये रहा कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के वो तमाम वो पीपीटी प्रेजेंटेशन का हवा निकाल दिया। धमकी दी गई है कि 7 दिन के अंदर माफी मांगो या फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये जेल जाने की नौबत पे है कि एफिडेविट दीजिए या माफी मांगिए। 7 दिन का वक्त दिया गया है। 7 दिन का डेडलाइन इसलिए दिया गया है, 7 दिन क्रॉस करने के बाद इलेक्शन कमीशन विल बी फ्री टू टेक एनी फर्दर एक्शन, इसलिए टाइमलाइन दिया गया है। अब इसको क्या किया जाए, कैसे क्या उसको टैकल किया जाए? ये फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। तो ये गिदर भभकी देना चालो कि भाई इम्पीच करेंगे, इम्पीच करेंगे। अभी आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। एक तो यात्रा में वो चले गए। भाई, पार्लियामेंट चल रहा है, आप यात्रा कर रहे हो, इसका मतलब आपको तो एमपी बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट में आपकी उपस्थिति एलओपी की वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और एलओपी गायब है, पार्लियामेंट में नहीं है, इट मीन्स आप पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से ज़्यादा तरजीह अपनी राजनीति, अपनी यात्रा, अपना जो महिमा मंडन है उसको आप ज़्यादा तरजीह दे रहे हो। यही तो मतलब है। अदरवाइज भाई, सरकार के लोग अगर कहीं चले जाते हैं, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट है तो बात समझ में आती है। अपोजिशन को तो आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट से ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई है नहीं। आपके यहाँ कोई सुन नहीं रहा था, मतलब आपकी आवाज़ में इतनी कोई दम ही नहीं है कि वो दुनिया तक जाए। आप यात्रा पे चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, काम नहीं होने देना, अब सरकार ने भी सीख लिया कि तुम हल्ला हंगामा करते रहो और हम जो है अपना बिल जो है विधेयक जो है वो हम पेश करते रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ चल रहा है। देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी एक बहुत ही डिसओरिएंटेड, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं और वो जो सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, ये जो ख्वाब वामपंथियों वाला जो है वो भी इनका फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एसआईआर पर जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है उसकी भी हवा निकल जाएगी। लेकिन जिस तरह से संसद और सड़क पर हंगामा हो रहा है कि वोट चोरी, गद्दी छोड़ो जो नारा दिया जा रहा है, इस नारे में कितना दम? देखिए, ये दम तो दिख रहा है सामने में। ये नारा जो है अगर इतना इम्पैक्टफुल होता तो फिर राहुल गांधी या पूरी की पूरी ये लोग टीम जो बनी हुई है, ये मीडिया के भरोसे नहीं रहते कि मीडिया में हम जाके सवाल उठाएंगे, वही दिखाए, वही प्रोपगेट करें जी। ये लोग सड़कों पर आते और लोगों से मुलाकात करते और लोगों को समझाने की कोशिश करते। ये मीडिया से प्रोपगेंडा पैदा करने की कोशिश नहीं करते। खैर, ये नारे जो लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो लोगों की बातें हैं। एक एक व्यक्ति वो जो जानता है, हर एक बूथ पर जो पोलिंग होती है उसमें हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है और लास्ट तक उसके जो पोलिंग एजेंट होते हैं, अपने अपने समर्थक होते हैं, उनसे वो जानकारी मिल जाती है लगभग कि देखो इस पोलिंग बूथ पर कितने वोट हुए हैं, जो पोल हुए हैं, कितना वो सील करने से पहले कर्मचारी है, अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इन लोगों ने सील मोहर लगाए, उससे पहले किसका दस्तखत था।
तो ये जो इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग में बैठे हुए एक मुख्य चुनाव आयुक्त और फिर दूसरे 2 चुनाव आयुक्त, ये तीनों मिलकर पूरी मशीनरी को एक लिस्ट बनाएंगे, इंटरनेट पर उसको रखेंगे और सबको डायरेक्ट बात करेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं तुम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी करो, क्योंकि इनकी भूमिका तो वही खत्म हो जाती है, वोटर रोल बनाना है, उसके बाद वो जो स्टेट मशीनरी का उपयोग करना है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। तो ये सारी पूरी जो मशीनरी है और उसमें जो एक बूथ के ऊपर 6 से 7 लोग होते हैं, एक इंक लगाने वाला, एक टिक लगाने वाला, एक वोटिंग करवाने वाला, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके ऊपर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर रहे लोग, और इसके अलावा जो सुरक्षा में तैनात अधिकारी होते हैं। क्या एक बूथ पर इतने सारे लोग जो होते हैं, ये कांग्रेस या विपक्ष ने मान लिया है कि सारे के सारे लोग जो टीचर जा रहे हैं पोलिंग करवाने के लिए, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इन लोगों का समर्थक कोई है ही नहीं वहां पर। तो ऐसे में अभी तक जो कंप्लेन नहीं आ रहा, लोग इस बात को जानते हैं कि वोट चोरी होता नहीं है। ये जो नाम बढ़े हुए हैं, ज़्यादा नाम दे दिए गए हैं, गलत नाम दे दिए गए हैं, गांव-गांव शहर में लोग जानता है कि ये नाम है वो जो कि वोट देता नहीं है, बाहर में रहता है या मर गया है, किसी तरीके से कोई मैनेज कर लिया गया है, उससे फर्जी वोटिंग जहां होती है वहां के लोग भी जान रहे हैं कि हम किसके लिए फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे लोगों के साथ शेयर करके राहुल गांधी कोई कियोस्क पैदा कर लेंगे, इसलिए ये चुनाव आयोग से डायरेक्ट भिड़ रहे हैं। ये अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश है कि देखो हम हारे नहीं हैं, हरा दिए गए हैं, इसमें इन लोगों की भूमिका है और कभी भी जरूरत पड़े इसमें हंगामा करने की तो अराजकता का माहौल क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए चुनाव आयोग ने अब मान लिया है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 7 दिन का समय है भाई, 7 दिन के बाद हम लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि अब तो ये चुनाव आयोग में बैठे हुए 3 चुनाव आयुक्तों के ऊपर सवाल है, जिसका फोटो लगाकर तुम बार बार वोट चोर कह रहे हो तो ये भी मानहानि का दावा कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि जो फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है भाई, कोर्ट में इसका जवाब दो, तुमने एफिडेविट तो दायर किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए आपके पास सब जुडिस है, एसआईआर की प्रक्रिया उसके खिलाफ ये भड़का रहा है। तो अब लीगल एक्शन लेने की तैयारी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को सीधा कहा, अगर इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक शब्द बोला तो अगली बार हम स्वतः संज्ञान लेंगे और उसके बाद आपके वकील बचा नहीं पाएंगे, सीधे 5 दिन 10 दिन जितना दिन होगा जेल के अंदर रहोगे। आखिरकार राहुल गांधी वीर सावरकर का नाम लेना छोड़ दिया, अब ऐसे ही चुनाव आयुक्तों का नाम लेना ये छोड़ देंगे। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधा कृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए योग्य बनाता है, जिसके समर्थन में विपक्षी पार्टियों के कई नेता नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाकर विपक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह क्या इंडी गठबंधन भी तमिलनाडु कार्ड खेलकर इस मुकाबले को और कड़ा बनाता है या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाता है। वैसे विपक्षी खेमे में अभी टूट फूट साफ साफ नजर आ रही है। वहीं ईसी और एसआईआर पर विपक्ष के समीकरण उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।